तो कहानी की शुरुआत में एक यंग मैन टॉम रिपली को दिखाया जाता है जो कि बहुत टैलेंटेड बंदा है। तभी मूवी का नाम भी द टैलेंटेड मिस्टर रिपली है। हालांकि इसका टैलेंट किसी भी मायने में सही काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। खैर 1950s के न्यूयॉर्क शहर में टॉम रिपली के टैलेंट उसका झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना काफ़ी नहीं था उसके गुजारे के लिए। एक दिन एक बड़े होटल में वेटर का काम करते हुए रिपली एक प्रिस्टन कॉलेज के ग्रेजुएट हुए बंदे से मिला, जिसने उसे उसकी जगह पर पियानो बजाने के लिए कुछ पैसे दिए, क्योंकि प्रिंसटन ग्रेजुएट के हाथ में चोट लग गई थी और वो खुद नहीं बजा सकता था। रिपली उसकी बात मान गया और फिर कॉकटेल पार्टी के दौरान रिपली खुद प्रिस्टन यूनिवर्सिटी की जैकेट पहन के पियानो बजा रहा था। तभी वहाँ एक बड़ा बिजनेसमैन हर्बर्ट ग्रीनलीफ रिपली के पास आता है। वो डिकी ग्रीनलीफ का पिता था। उसने रिपली की जैकेट पे ध्यान दिया और कहा कि उनका बेटा डिकी भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट है। उन्होंने पूछा कि क्या वो डिकी को जानता है, तो रिपली ने बिना एक सेकंड सोचे कहा कि वो डिकी को जानता है। ग्रीनलीफ को उसकी बात पे यकीन हो गया, उसकी जैकेट की वजह से। फिर इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद दोनों ने साथ में थोड़ी वॉक की और फिर मिस्टर ग्रीनलीफ ने उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद रिपली ने वो भाड़े की जैकेट वापस लौटा दी। उसने मिस्टर ग्रीनलीफ से झूठ बोला था, ना तो वो कभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गया और ना ही वो उसके बेटे डिकी को जानता है। अब हमें टॉम रिपली की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है, जहां वो एक छोटे से 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहता है, जो कि शहर के डाउनटाउन एरिया में है, मतलब इस्लाम एरिया में। वो कहाँ से आया है, उसका होम टाउन कहाँ पे है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले टॉम रिपली के पेरेंट्स को पता चला कि उनका बेटा होमोसेक्सुअल है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये वक्त 1950s का है, जिस वक्त तक लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इस वक्त रिपली बिना फैमिली सपोर्ट के ही अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो मिस्टर ग्रीनलीफ से मिलता है। उन्होंने रिपली को डिकी के बारे में बताया कि वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इस वक्त वो इटली में है। डिकी अपने पिता से नफरत करता था, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी अपने पिता के बिना जीने के लिए इटली चला गया। मिस्टर ग्रीनलीफ ने रिपली के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उसे इटली जाके उसके बेटे को वापस अमेरिका आने के लिए कन्वेंस करना होगा। उसने रिपली को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया अगर वो उसके बेटे डिकी को वापस ले आता है तो। ये सुनने के बाद टॉम ने मिस्टर ग्रीनलीफ के ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो डिकी को जानता भी नहीं है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। उसने फिर भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ पैसों के लिए। अगले दिन वो इटली के लिए निकल गया, जहाँ वो एक जवान और खूबसूरत टेक्सटाइल कंपनी की होने वाली मालकिन मैरी से मिलता है। अब मैरी इतना फेंक रही थी तो उसने भी नीरज चोपड़ा की तरह फेंकना शुरू किया। उसने खुद को डिकी ग्रीनलीफ के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ग्रीनलीफ फैमिली काफ़ी फेमस थी और लड़की उसका नाम सुनते ही इम्प्रेस हो गई। रिपली का मानना था कि रियल नोबडी होने से अच्छा है फेक समबडी होना। इटली पहुंचने के कुछ वक्त बाद से ही रिपली डिकी पर नज़र रखने लगा। उसने नोटिस किया कि डिकी को अपनी फियोंसे मार्ज के साथ बीच पर आना काफ़ी पसंद है। वो एक सेफ डिस्टेंस बना के डिकी के बारे में जितना कुछ जान सकता था जान रहा था, ताकि जब वो उससे मिले तो उसे बहलाने फुसलाने का उसके पास पहले से प्लान हो। फिर एक दिन रिपली ने बीच पर जाकर उससे मिलने का फैसला किया। रिपली ने उसे बताया कि वे दोनों प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते थे। डिकी को ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन रिपली झूठ बोलने में और झांसा देने में माहिर था, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डिकी को यकीन दिला देता है। ये परफेक्ट गैस लाइटिंग का एग्जाम्पल है दोस्तों। जब हम किसी को ऐसी चीज़ के लिए कन्विंस कर देते हैं जो कभी हुई नहीं थी। डिकी ने सोचा कि क्या पता वो उसे भूल गया हो। अब डिकी का दोस्त बन के रिपली ने उसकी ज़िंदगी में एंट्री मार ली। रिपली बहुत ही मीठी बातें करता था, जिससे रिपली और डिकी अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि उसकी होने वाली बीवी मार्ज भी उसकी अच्छी दोस्त बन गई और उन दोनों कपल ने रिपली को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया। अब ये लोग साथ में लेट नाइट पार्टीज़ में जाते थे, जहाँ पर सब काफ़ी मज़े करते थे।
एक दिन रिप्ली को पता चला कि डिकी का एक सब्जी वाली के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब डिकी अपनी फ्योन से मार्ज के साथ चीट कर रहा था। रिप्ली ने सोचा कि वो सच बता के डिकी को फंसा सकता है। फिर वो डिकी के पास जाता है और उसे सब सच बता देता है कि उसके पिता ने उसे वहाँ भेजा है ताकि वो डिकी को वापस घर चलने के लिए कन्वेंस कर सके। ये बात सुनते ही डिकी को गुस्सा आ गया। उसने रिप्ली के साथ वापस चलने का इनविटेशन ठुकरा दिया और रिप्ली को वापस अमेरिका जाने के लिए कहा ताकि वो उसके पिता को बता सके कि वो कभी भी घर वापस नहीं आने वाला। अब डिकी ने अपने पिता हर्बर्ट ग्रीनलीफ को ठगने की एक स्कीम सोची, वो भी रिप्ली के साथ मिलकर। वो बार बार अपने पिता को खत लिखेगा और ऐसा दिखाएगा कि वो वापस घर आने के लिए कन्वेंस होने वाला है और हर खत के बदले वो उसके पिता से फंड लेता रहेगा जिसे डिकी और रिप्ली आधा आधा बांट लेंगे। रिप्ली जानता था कि डिकी और वो मिलके उसके पिता को ठग सकते हैं, इसलिए उसने डिकी को सच बताया था। रिप्ली ने डिकी का सिग्नेचर देख लिया और उसे अपने माइंड में याद कर लिया क्योंकि ये सिग्नेचर आगे उसके बहुत काम आने वाला था। झूठ बोलने के साथ साथ रिप्ली दूसरे लोगों की मिमिक्री भी कर सकता था और उनके सिग्नेचर को कॉपी भी कर सकता था। इसके बाद डिकी और रिप्ली ने डिसाइड किया कि वे रोम जाएंगे घूमने। रोम में डिकी को उसका दोस्त फ्रेडी माइल्स मिला जो रिप्ली से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उसके साथ दोस्ती करना तो दूर, डिकी ज़्यादातर वक्त फ्रेडी के साथ ही बिता रहा था और रिप्ली को वक्त और इम्पोर्टेंस दोनों ही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से रिप्ली इस ट्रिप पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। डिकी ने डिसाइड किया कि वो फ्रेडी के साथ और टाइम स्पेंड करेगा। उसने रिप्ली से कहा कि उसे कैब करके इतने रोम घूम लेना चाहिए। डिकी ने उससे ये भी कहा कि वो उससे इटली जाने वाली रात की ट्रेन में मिलेगा। रात को रिप्ली इटली जाने वाली ट्रेन में डिकी का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि डिकी नहीं आया और उसे इटली अकेले ही जाना पड़ा। जब वो वापस पहुंचा तो वो घर पर अकेला था, इसलिए उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डिकी के कपड़े पहने और उसकी तरह एक्टिंग करने लगा। जब रिप्ली ये सब कर रहा था तो डिकी अचानक यहाँ पर आ गया। उसे देखकर रिप्ली को थोड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। डिकी ने कहा कि वो नीचे कार में उसका इंतज़ार कर रहा है। फ्रेडी ने बाद में रिप्ली के बिहेवियर का मजाक बनाया। इसके बाद वो लड़की जिसे डिकी ने प्रेग्नेंट कर दिया था उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि डिकी ने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने से मना कर दिया था। इस बात से डिकी बहुत गहरे सदमे में चला गया। उसे रिप्ली के आसपास होना भी अब पसंद नहीं था कि वो हर वक्त उसी के साथ रहता है, वो भी उस पर निर्भर होके। रिप्ली के लिए भी ये सब आसान नहीं था। एक तरफ तो डिकी ने उसे एक बढ़िया लाइफस्टाइल दे रखा था जो उसकी पिछली ज़िंदगी से बेहद अच्छा था, लेकिन साथ ही उसका मन डिकी की तरफ आकर्षित भी होने लगा था। अब रिप्ली वापस अमेरिका जाने वाला था तो डिकी ने सोचा कि उसे विदा करने से पहले उसके साथ फिशिंग पर जाया जाए। बोट पर रिप्ली ने डिकी से कहा कि वो अगले साल वापस आ जाएगा और फिर वे दोनों साथ में ही रह सकते हैं। डिकी ने उसके प्लान पर पानी फेरते हुए कहा कि वो जल्दी मार्ज से शादी कर रहा है। उसने ये भी बताया कि वो रिप्ली को लेके परेशान है, खासकर उसके अजीब बर्ताव को लेके। रिप्ली को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में डिकी को जान से ही मार दिया। ओ भाई साहब। उसने डिकी की लाश को वहीं समुंदर में फेंक दिया और जल्दी किनारे पे आ गया। फिर वो होटल गया और होटल के मैनेजर ने गलती से उसे डिकी समझ लिया। रिप्ली को लगा कि वो डिकी होने का दिखावा भी तो कर सकता है। रिप्ली उसके सिग्नेचर की भी कॉपी कर सकता था। उसने डिकी का पासपोर्ट भी मॉडिफाई करवा के अपनी तस्वीर लगवा ली और वो डिकी के ट्रस्ट फंड पे जीने लगा। उसने मार्ज से बात करने के लिए डिकी के टाइपराइटर को इस्तेमाल किया और मार्ज को यकीन दिलाया कि डिकी ने उसे छोड़ दिया है। वो अब एक साथ 2 होटल्स में रह रहा था, एक में टॉम रिप्ली बनके और एक में डिकी। साथ ही वो एक से दूसरे होटल में बात कर रहा था ताकि ये इल्यूजन क्रिएट हो सके कि डिकी जिंदा है। ये सिचुएशन मैरी के वापस आने से और उलझ गई। ये वही लड़की है जो इसे एयरपोर्ट पे मिली थी और ये इसे डिकी ही समझती है। फिर रिप्ली ने एक बड़ा अपार्टमेंट रेंट पे लिया। वहाँ पर अकेले ही उसने क्रिसमस मनाया और खुद के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीदे। इसके बाद फ्रेडी ने डिकी का अपार्टमेंट ट्रैक कर लिया और वो यहाँ डिकी से मिलने आया।
रिप्ली को यहाँ पर देखकर उसे उस पर शक तो हुआ, क्योंकि अपार्टमेंट डिकी के स्टाइल में फर्निश नहीं था और रिप्ली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने डिकी का हेयर स्टाइल और उसका बोलचाल का तरीका कॉपी कर लिया हो। बाहर जाते वक्त फ्रेडी को बिल्डिंग की ओनर मिल गई, जो शिकायत कर रही थी कि डिकी के अपार्टमेंट से देर रात तक पियानो की आवाज़ें आती रहती है। फ्रेडी जानता था कि डिकी पियानो नहीं बजाता और फिर वो रिप्ली से पूछताछ करने वापस गया और रिप्ली ने उसके सर पे मार के उसे ढेर कर दिया। फिर वो फ्रेडी की बॉडी को उठाता है और उसकी ही गाड़ी में डाल के उसे जंगल में ले जाता है, जहां वो फ्रेडी की बॉडी और गाड़ी दोनों को छोड़ आया। जल्दी उसकी बॉडी को ढूंढ लिया गया और फिर पुलिस रिप्ली के दरवाजे पर आ पहुंची। अब रिप्ली की एग्जिस्टेंस इटालियन पुलिस और डिकी के दोस्तों के लिए अजीब मिस्ट्री बन गई थी। इस बार तो रिप्ली फंसने ही वाला था, लेकिन उसने पुलिस को डिकी का लिखा हुआ खुदकुशी पत्र दिखा दिया, जो डिकी के अपार्टमेंट से रिप्ली को भेजा गया था। ऐसा ऑब्वियसली रिप्ली ने खुद ही किया था और नोट पे डिकी के साइन भी थे, जो उसने खुद ही किए थे। अब रिप्ली वेनिस में शिफ्ट हो गया और वहाँ उसने एक अपार्टमेंट लिया, वो भी अपने खुद के नाम से। मिस्टर ग्रीनलीफ को उस पर भरोसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया डिकी को ढूंढने के लिए। मार्च को शक था कि डिकी मर चुका है और उसमें रिप्ली का हाथ है। उसने रिप्ली से पूछा कि सच्चाई क्या है, जब उसे रिप्ली के बाथरूम से डिकी की रिंग्स मिली। रिप्ली फिर मार्च का मर्डर करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पीटर नाम का बंदा आ गया, जो कि मार्च और रिप्ली दोनों का दोस्त था। इसके बाद मिस्टर ग्रीनलीफ और प्राइवेट डिटेक्टिव रिप्ली के अपार्टमेंट में उससे पूछताछ करने आते हैं। इस बार भी किस्मत रिप्ली के साथ ही थी। जब डिटेक्टिव ने डिकी के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तो उस इंफॉर्मेशन और डेथ नोट से ये पता लग रहा था कि डिकी ने खुद के साथ जो किया है वो उसके डैड की वजह से किया है। इसलिए मिस्टर ग्रीनलीफ ने ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पे बंद करा दी और वो नोट डिकी ने रिप्ली को ही लिखा था, तो रिप्ली भी अपना मुंह बंद रखे, इसके लिए मिस्टर ग्रीनलीफ ने डिकी के ट्रस्ट फंड में से एक बड़ा हिस्सा रिप्ली के नाम कर दिया। मार्च को ये सब बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो रिप्ली पर हाथ उठाने लगी, ये कहते हुए कि तुम ही डिकी की मौत के लिए जिम्मेदार हो। डिटेक्टिव और मिस्टर ग्रीनलीफ उसे पकड़ के अपने साथ ले गए और ये तीनों वापस अमेरिका लौट गए। अब पीटर और रिप्ली, जो कि असल में लवर्स थे, वे साथ में एक शिप पर जाते हैं। वहाँ उसे मैरी मिल गई, जिसके लिए रिप्ली डिकी था। अब रिप्ली को लगा कि वो इस शिप पर मैरी और पीटर को मिलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पीटर और मैरी एक दूसरे को जानते भी थे और वो इस प्रॉब्लम को मैरी को मारकर भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैरी यहाँ अपने परिवार के साथ आई है। तो रिप्ली फिर नीचे जाता है और पीटर से कहता है कि क्यों ना हम इस ट्रिप पे यहीं नीचे ही रहे। पीटर को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आया और फिर ना चाहते हुए उसे अपने लवर पीटर को जान से मारना पड़ा। बेशक रिप्ली इस मर्डर को भी बाकी मर्डर्स की तरह छुपा देगा और कानून उसे कभी सज़ा नहीं दे पाएगा, फिर भी रिप्ली को आखिर में अकेला ही रहना होगा, बिना किसी लवर के, एकदम अकेले। शायद ये झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने का साइड इफ़ेक्ट था कि वो अंदर और बाहर दोनों जगह से बिल्कुल खाली था और अकेला भी। दोस्तों एक मिनट ध्यान से सुनो, झूठ बोलने का एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। ये झूठ बोलना पहले दूसरों से शुरू होता है, मतलब हम दूसरों को झूठ बोलते हैं और फिर ये इतना नेचुरल हो जाता है कि हम धीरे धीरे खुद को भी झूठ बोलने लगते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल सुबह 7 बजे उठूँगा, उठ रहा हूँ 11 बजे। मैं बाहर का खाना नहीं खाऊँगा, देखा तो मैंने हाथ में मोमोज पकड़े हुए हैं। मैं रात को जल्दी सो जाऊँगा, ये मैं इंस्टाग्राम पे रील देखते हुए कह रहा हूँ। तो यही होता है जब हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम खुद से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और ये एक नेचुरल हैबिट बन जाती है, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए अपने शब्दों को अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि मैंने अमन भड़ाना ने ये कहा है तो मैं ये करूँगा। इसी थॉट के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।